नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास अनवर चल रही थी और हम देख रहे थे भारतीय संविधान को। और भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो पार्ट 4 है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम देख रहे थे। और उस पर लगभग हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। बस उसका एक पॉइंट बचा हुआ है और उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और वह पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है आपका कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाए थे, या कौन से अधिनियम आए, या कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। इसको देख लेंगे तो पूरी तरीके से कंप्लीट हमारी चर्चा हो जाएगी नीति निर्देशक तत्वों पर। उसके बाद हम अगला भाग भारतीय संविधान का देखेंगे। तो आज की चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी जो ये अधिनियम नियम है ये लगातार मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन में तो पूछे ही जाते हैं। और आगे भविष्य में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना होगा तो यह पूछ सकता है कि कौन सा अधिनियम कौन से आर्टिकल से संबंध रखता है और कौन सा प्रोग्राम भारत सरकार के जो संविधान के तहत जो आर्टिकल हैं उनके लक्ष्यों को निर्धारित करता है। तो भारत सरकार कौन कौन से पहल, कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, इसको भी देखिएगा। तो आज हम नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भारतीय संविधान का देखेंगे। तो चर्चा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि क्लास को पूरी देखिए, और क्लास अगर पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि भारतीय संविधान का पार्ट 4 जो भाग आपका 4 है, भाग 4 के अंतर्गत हमने आर्टिकल 36 टू 51 ये बिल्कुल कंप्लीट चर्चा हो चुकी थी। लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि नीति निर्देशक तत्वों पर जो आधारित कथन है, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं तमाम विद्वानों के द्वारा, तमाम जो है राज्य के जो देश के नेता लोग थे उनके द्वारा जो भी कथन थे उसको भी देख चुके थे। और बहुत ही विस्तृत चर्चा हमारी चल रही है। और अब आज इसका लास्ट जो पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आज की क्लास में बात करें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह आया आपका 1948 में। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है, आर्टिकल कौन सा 39 में अगर देखें तो उसमें आजीविका आदि के समान अवसर की बात है। और उसमें आय के जो है साधनों का उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अगर देखें तो हम आर्टिकल 39 से संबंधित इसको रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कोई भी अधिनियम नियम है तो वह एक आर्टिकल को रिलेट नहीं करते, बल्कि बहुत सारे आर्टिकल इसमें समाहित हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इसमें जो सरकार है वह क्या कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, जैसा मैंने कहा था। और ऐसे ही आर्टिकल 38 में भी आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की समानताओं का बात थी। तो ये सारी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। तो अगर बात करें तो पहला अधिनियम है जो डीपीएसपी के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। उसके बाद है बोनस संदाय अधिनियम 1965 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बंधित श्रम पद्धति या उत्पादन अधिनियम है 1976 का है, ये भी ध्यान रखिए। फिर व्यवसाय संघ अधिनियम है, संघ 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 की स्थापना, या आप समझ लीजिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती हैं उस प्रकार की। मैंने मजदूर संघ आदि की चर्चा बहुत विस्तृत रूप में हमने की थी, आपको ध्यान रखना है। जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी अगर बात करें तो संघ बनाने की, जैसे मजदूर संघ होता है, ट्रेड यूनियन वगैरह होते हैं, तो ये मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, आपको अच्छे से याद रखना है। तो आर्टिकल के साथ साथ उसके जो फैक्ट थे सब कुछ मैं चर्चा में ले चुका हूँ, तो आपको यह ध्यान रखना है। और मैंने बताया था कि ट्रेड यूनियन वगैरह जो होते हैं वह किसके अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल 43 उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त नियम बनाना, तो यह आप समझ सकते हैं व्यवसाय संघ अधिनियम उसी से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, मैंने बताया था आर्टिकल आपका कौन सा, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात है। और उसके बाद में और भी आर्टिकल है जिसमें महिलाओं की बात है, लेकिन प्रसूति की बात विशेष रूप से आपका ध्यान रखना है आर्टिकल 42 में है इसका उल्लेख। तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 1961 का केस है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम है 1976 का, यह आर्टिकल 39 से
रिलेट कर सकते हैं, या 38 से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसमें अवसरों आज आय के समान जो है समान व्यवस्था करेगी सरकार, यह बात है। असमानताओं को समाप्त करने की बात है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद में बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इतने तो अधिनियम हैं, ये अधिनियम हो गए। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम जानते होंगे 1992 में आया था, और यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका जो मैचिंग का क्वेश्चन होता है, जो मैचिंग का होता है, मैचिंग के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको याद रखना है 1952 का। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी 1960 का है। इसको आपको पर्यावरण से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 48 में पर्यावरण का जो है संवर्धन करना, विकास करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार आप एक आर्टिकल से नहीं बल्कि बहुत सारे आर्टिकल से इस अधिनियम को, इस कार्यक्रम को, इस योजनाओं को आप रिलेट करते हुए आपको याद रखना है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि कंप्लीट चर्चा हो जाए। एक बार आप इसको लिख लीजिए कहीं पे पॉइंट पे, तो आप उसको अपने हिसाब से आर्टिकल को रिलेट करके, इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसको आप रिलेट करके आप स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960 का है। उसके बाद बात करें तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी है, 1973 का है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 1974 में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब कुछ चीजें हैं जो नहीं दिख रही होंगी, तो आपको मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यह कब आया? 1974 में आया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है। कार्यक्रम 1974 का है, 1974 में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं और एपीएसपी से रिलेट करके पूछा जा सकता है, अदरवाइज मैचिंग में तो आते ही आते हैं। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम याद ध्यान रखिएगा। ये कब आया था? ये आपका आया था 1978 में। उसके बाद बात करें तो जवाहर रोजगार योजना, ये सब क्या थे? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपके रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और आय के स्रोतों का जो है व्यवस्था करना। जवाहर रोजगार योजना आई थी, कब आई थी? 1989 में। तो 1989 में, 1989 में। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये फैक्चुअल पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। क्योंकि ये अक्सर ये योजनाएं तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आती ही हैं, लेकिन आपको योजनाएं क्यों रिलेट करती हैं आपका डीपीएसपी को, वो भी याद रखना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब आया था? आपका ध्यान रखिएगा 1999। उसके बाद एक संपूर्ण, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी ध्यान रखिएगा 2001 में आया था, 2001 में। तो इस प्रकार आपको जो है सारी योजनाएं भी ध्यान रखने हैं, कार्यक्रम भी ध्यान रखने हैं, और उसके साथ साथ आपके जो भी अधिनियम नियम है उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, ये मनरेगा जिसको बोलते हैं। मनरेगा भी क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आय के स्रोत का साधन उपलब्ध कराना और एक आपका फिक्स्ड मजदूरी और फिक्स्ड काम। तो उसको ध्यान रखिएगा। आय के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, आय के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, ये भी क्या उद्देश्य है इसका? मनरेगा का। और ये सारी बातें आपको डीपीएसपी में पढ़ा चुका हूँ, कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं ये मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। अब इसको बार बार आर्टिकल आपको रिपीट नहीं करना है। यहाँ मैं जो है आपको एक स्पष्ट तरीके से कम समय में कुछ ऐसे अधिनियम नियम हैं जिसको बता के मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको याद रखिएगा और अपने हिसाब से आर्टिकल के साथ इसको कोरिलेट करके आप इसको
कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपको पक्का बता रहा हूं मैं, फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा उसमें एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टाइप के, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कौन से अधिनियम या सरकार की किसी योजनाओं को देके आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसका पालन करता है। तो किसी अनुच्छेद के पालन हेतु बहुत सारे आपके कार्यक्रम है, अधिनियम है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पहली वन नीति आई थी, और अगर बात करें वन नीति का उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण का संवर्धन एवं विकास, पर्यावरण का संवर्धन एवं विकास। तो संवर्धन एवं विकास का उल्लेख किस आर्टिकल में है आपको पता है? आर्टिकल 48A। और ये 48A की बात करें तो ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, 42वां CAA 1976। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 48A जोड़ा गया, 8A है, और 8A में पर्यावरण का संवर्धन एवं विकास करना राज्य का कर्तव्य है। विकास करना राज्य का कर्तव्य है, यह आपको ध्यान रखना है। और पर्यावरण के संरक्षण के साथ मैंने बताया था कि वन 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 एवं वन्य जीव भी का उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख है, ध्यान रखिए, वन एवं वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ एनिमल, वन्य जीव। तो पर्यावरण का विकास संवर्धन कैसे किया जाएगा? जब वन के साथ जो आपके फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के साथ में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, उनकी भी रक्षा अगर हम करेंगे तो पर्यावरण हमारा जो है उसका हम सुरक्षित कर पाएंगे और उसका संवर्धन और विकास कर पाएंगे। तो ये बात, ये जो है आपको ये बात याद रखनी है। अगर बात करें तो अगला जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ध्यान रखिएगा, इसको बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा गया बाद में, और यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में आया, अधिनियम 1976। अब अस्पृश्यता, या आपको फंडामेंटल राइट में तो पढ़ते ही हैं, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17, लेकिन यहाँ पे कैसे रिलेट है आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो 46 है आपका, आर्टिकल 46 में क्या लिखा गया है? 46 में लिखा गया है कि SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की राज्य रक्षा करेगा। SC ST एवं अन्य जो है अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं आय संबंधी हितों को बढ़ावा देगा, आय संबंधी हितों को बढ़ावा देगा, साथ में उसकी रक्षा करेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अस्पृश्यता की बात करें या आपका जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, इसकी बात करें तो यह किसकी अनुपालन करता है, किसका अनुपालन करता है, कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल आपको 46 याद रखना है। तो 46 में क्या लिखा गया है कि SC या ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का जो है अभिव्यक्ति राज्य करेगा और उसकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार आपको अच्छे से याद रखना है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और ये बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 हो गया, तो याद रखिएगा। और इसी में SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम यानी ST और SC अधिनियम जो है, यह अधिनियम भी किसका, आर्टिकल 46 का ही पालन करता है, 46, तो इसको भी याद रखिएगा। अब बात करें तो SC ST के लिए अधिनियम तो आए ही, साथ में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 आया, जिसके लिए SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का व्यवस्था किया गया संवैधानिक तरीके से। तो 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा SC और ST के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, और बाद में 89वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 89th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसके माध्यम से इन दोनों आयोग यानी SC आयोग अलग हो गया और ST आयोग अलग हो गया, दोनों आयोग का पृथक्करण किया गया। तो भूलना नहीं है, स्पष्ट रहना चाहिए क्या किया गया। पहले तो अगर नहीं दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यह
संविधान संशोधन अधिनियम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है 2 राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो पहला है 65वां संविधान संशोधन 1990, इसके माध्यम से क्या किया गया, SC व ST राष्ट्रीय आयोग, SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, नेशनल कमीशन राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जो आपका 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003, इसके माध्यम से SC के लिए अलग आयोग और ST के लिए अलग आयोग। तो इस प्रकार 2 राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन की स्थापना की गई, नेशनल कमीशन फॉर ST और नेशनल कमीशन फॉर SC। इनका जो संविधान संशोधन है ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो SC ST तो हो गया, अब पिछड़े वर्ग के लिए भी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, वह भी याद रख सकते हैं, 1993 में की गई पिछड़े वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए जैसे लिखा नहीं है आर्टिकल 46 में, क्या लिखा है, SC ST एवं अन्य दुर्बल तबके के लोग। तो उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए भी 1993 में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना की गई। कब की गई, 1993 में की गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी ध्यान रख सकते हैं, राष्ट्रीय महिला, क्योंकि महिलाओं के लिए भी आपका DPSP में प्रावधान है, बच्चों के लिए भी है, SC ST के लिए भी है, पर्यावरण के लिए भी है, गाय पशु बलि के लिए भी है, जो आपके नशीली दवाएं शराबबंदी के लिए भी है। तो इस प्रकार सभी आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, और आर्टिकल के साथ साथ उससे जुड़े जो कार्यक्रम है, अधिनियम है, उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके लिए जो नेशनल कमीशन है उसको भी ध्यान रखिएगा। तो मैं सब बता चुका हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग भी ध्यान रख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1992 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग 1993 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बच्चों के लिए, जैसा कि आपको पता होगा बच्चों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारे आर्टिकल में बच्चों का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है, 2005 का अधिनियम है, 2005 का अधिनियम है। और इसी के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण या बाल अधिकार कर लीजिए, बाल अधिकार है, अधिकार करिए संरक्षण अधिनियम, अधिनियम नहीं आयोग, अधिनियम तो हो चुका है, अधिनियम हो चुका है, आयोग ध्यान रखिए। अधिनियम है 2005 का, और आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत अगस्त 2007 में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों के लिए भी बहुत सारे प्रावधान हैं DPSP में, तो उसी के तहत आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 2005 में आया, लेकिन उस अधिनियम के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन जो आपका है, यानी बच्चों के अधिकार के लिए जो बाल अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना अगस्त 2007 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। अब लास्ट पॉइंट आपको पता होगा, आर्टिकल 49 मैंने बताया था, 49, और 49 में क्या बताया था मैंने कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थान और वस्तुओं का संरक्षण भी करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इस संबंध में मैंने ये भी बताया था कि
एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसके संबंध में अधिनियम सिर्फ कौन बनाएगा, आपका केंद्र सरकार बनाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अधिनियम बना सकती है। किससे संबंधित, आपके राष्ट्रीय स्मारक या संस्थान या जो राष्ट्रीय महत्व के वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जो अधिनियम बनाना होगा वह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। मैंने ये बार बार रिपीट करके बात बोली थी, क्योंकि आपको अच्छे से याद रखना है, डीपीएसपी के तत्वों को लागू करने हेतु राज्य और सेंट्रल दोनों कर सकती है, लेकिन एकमात्र ऐसा यहाँ पे विषय है राष्ट्रीय महत्व का। और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है यूपी सरकार के लिए ताजमहल ताजमहल राष्ट्रीय महत्व का ना हो, ताजमहल राष्ट्रीय महत्व का ना हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो इससे संबंधित इसकी रक्षा हेतु, इसकी सुरक्षा हेतु, संरक्षण हेतु आपका जो विधि बनाएगी, तो विधि का जो अधिकार है वह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधित जो भी दायित्व हैं, जो भी विधि का अधिकार है वह सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और इसका जो आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल भी बताया था मैंने, तो आर्टिकल है 49। 48 ए में तो पर्यावरण, वन्यजीव और फॉरेस्ट यानी वन है, और 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्मारक जो भी हैं, स्मारक ही नहीं संस्थान भी जो हैं, संस्थान ही नहीं जो वस्तु भी है, तो इनसे संबंधित जो विधि होगी वह कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। तो ध्यान रखिएगा, और इससे संबंधित विधि आई भी, और विधि कौन सी है तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक। विधि पढ़ लीजिए, ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्विक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951, अवशेष अधिनियम 1951। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 49 से संबंधित जो भी विधि होगी वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और इस संबंध में विधि भी आई, कौन सी विधि आई, आपका ध्यान रखना है, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 का यह अधिनियम है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये सारी चर्चा हो चुकी है, जो भी अधिनियम थे, जो भी कार्यक्रम थे, जो इससे रिलेटेड थे, जरूरी थे डीपीएसपी से, वो मैंने बता दिया। अब कुछ जो आपके राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं या राज्य को जो निर्देशित तत्व हैं, वह कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो आपके पार्ट 4 से बाहर है। तो अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों, जो आपके पार्ट 4 में है उसकी तो चर्चा हो चुकी है। पार्ट 4 के मैंने बताया कितने 36 से लेके 51 का उल्लेख मिलता है, तो इसकी चर्चा हो चुकी है। कुछ ऐसे राज्य के भी कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक हैं, जो आपके पार्ट 4 के बाहर भी, पार्ट 4 के बाहर भी कौन कौन से हैं आर्टिकल को देख लीजिएगा। तो पहला अगर बात करें, पहले अगर आर्टिकल की बात करें तो भाग 16 में, भारतीय संविधान का भाग 16 में अनुच्छेद अगर बात करें तो 325 में क्या लिखा है, 325 में लिखा है कि एससी अनुसूचित जातियों और एसटी के लिए राज्य सेवाओं में यानी जो सर्विसेज हैं आपकी सेवाओं में, आप 325 आर्टिकल देख रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसी के अंतर्गत जो आपकी लोक सेवा है उसका उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 16 के अनुच्छेद 325 में लिखा है कि सेवाओं के लिए एससी एसटी के लिए जो है राज्य की सेवाओं में जो है उनके दावे का ख्याल रखेगा सरकार, राज्य ख्याल रखेगा या दावे की रक्षा करेगा। तो यह ध्यान रखना है। तो भाग 16 में हो गया। अब अगली बात करें तो पार्ट 4 के बाहर और कौन से ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं, तो भाग 17 में भी है। भाग 17 में है
क्या है, भाग 17 में जानते होंगे आप, भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 350 ए आर्टिकल आते हैं। देखिए 350 ए में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दे, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दे। जैसा कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप देखते होंगे मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ाने की बात की गई है, उसी प्रकार यहाँ आर्टिकल 350 ए में भी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व के तहत ही समझ सकते हैं आप, लेकिन ये पार्ट 4 के बाहर के नीति निर्देशक हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। तो शिक्षा को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा। उसी प्रकार आपको भाग 17 में ही आर्टिकल 351 है, जो 351 ये भाषा के अंतर्गत ही है। तो इसमें भी दिया है कि राज्य जो है हिंदी भाषा का विकास करेगा, हिंदी भाषा का विकास करेगा। तो इस प्रकार भाग जो 4 के बाहर भी कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, उसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कथन और कारण में भी पूछा जा सकता है। दिया जा सकता है आपको कि भारत के संविधान के भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। फिर दूसरा कथन भी हो सकता है कि भाग 4 के बाहर भी कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को दिए गए हैं। तो भाग 4 के बाहर की मैंने यहाँ 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से आर्टिकल? आपका जो है 325, जिसमें राज्य की जो सेवाएं हैं उसमें SC ST के दावे की रक्षा करेगा राज्य। उसके बाद भाग 17 में भाषा से संबंधित है 350 ए, जिसमें यह उल्लेख है कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य होगा। और भाग 17 में ही 351 जो आर्टिकल है उसमें लिखा है राज्य जो है हिंदी भाषा का विकास करेगा। तो इस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्वों के ही तहत हैं, लेकिन ये पार्ट 4 के बाहर के तत्व हैं। आपको ध्यान रखने हैं, जितनी बातें हो सकती थी उसको हमने चर्चा में बिल्कुल डिटेल में देख लिया है। अब हमारा पार्ट 4 भारतीय संविधान का वो कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। आप लोगों को चर्चा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस प्रकार अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए, और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।